हैं उनको मैं अपनी ही फीलिंग बता दूं, मुझे क्या हीट वाले सेक्शन से थोड़ा डर सा लगता है। मैकेनिक्स बड़ा प्यारा लगता है, हीट वाले सेक्शन से डर सा लगता है, क्योंकि दिवाली के बाद हीट शुरू होता था और एकाएक 11th की बात बता रहा हूँ, और वहाँ पे हीट वाले सेक्शन में उस तरह की फीलिंग नहीं आती थी जिस तरह की फीलिंग मैकेनिक्स में वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, सर्कुलर मोशन में आता है। लेकिन यहाँ फीलिंग अगर ढंग से पढ़ा जाए तो बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे अभी आपको देखो, हम अगर सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट सोचे, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में मान लीजिए गैस भरा हुआ है। हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है। अब कंटेनर में अगर गैस भरा हुआ है, गैस के यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल हैं, वो पूरे भरे पड़े हैं कंटेनर के अंदर। बात अच्छे से समझने की है। अच्छा, अब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर में रखूंगा और कंटेनर को खाली छोड़ दूंगा, तब तो सारे मॉलिक्यूल भाग जाएंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर एक पिस्टन लगा दिया इस तरीके से, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। अब इस पिस्टन की हेल्प से इसको हमने गैस को यहाँ पे जकड़ के रखा है। अब हमने क्या किया, एक स्टॉपर लगाया और एक इसका ये मान लो इस तरीके से इसमें इसको टाइटली इस तरीके से रख दिया। ठीक है, अच्छी बात है। ये तो शुरुआत के दिनों की कहानी थी, मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इनको हीट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, नीचे से इसके अंदर हीट की सप्लाई की जा रही है, इसको गर्म किया जा रहा है। अब जरा सोचो, जैसे ये गर्म होंगे तो गैस के जितने मॉलिक्यूल हैं ये इसके इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएंगे ऊपर की तरफ। बिल्कुल कंसेप्चुअल है बात है। ये पिस्टन पे यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे। ये प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस। ये प्रेशर लगा रहा है गैस, ये प्रेशर लगा रहा है गैस, ये प्रेशर लगा रहा है गैस। तो ऐसी घटना होगी, बढ़िया बात है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि हाँ ठीक है, कोई प्रेशर तो लगेगा, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब प्रेशर लगेगा तो इसके कारण फोर्स भी लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर का मतलब ही होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर कोई बोले फोर्स कितना लगेगा, तो भाई गैस ने कितना प्रेशर लगाया इनटू एरिया। ये फोर्स भी लग रहा है उसके ऊपर। फोर्स के लगने से ये डिस्प्लेस होगा, फोर्स के लगने से ये डिस्प्लेस होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, फोर्स लगा, डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस होके कहाँ जाएगा? डिस्प्लेस होके अगर मैं तुमको समझा पाऊं तो ये डिस्प्लेस होके हो सकता है ये पिस्टन थोड़ा यहाँ चला जाए। सोचना, ये पिस्टन यहाँ चला जाए डिस्प्लेस होके ये पिस्टन यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा तुमको फील करा दूं कि देख कहानी कैसी होगी, कहानी कैसी होगी। पहले ये पिस्टन यहाँ था, अब ये डिस्प्लेस होके हो सकता है कि ऊपर चला जाए, हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है ऊपर चला जाए। इतना तो तय है कि जब ये ऊपर जाएगा मतलब ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है। उस डिस्प्लेसमेंट का नाम हमने आज, इस डिस्प्लेसमेंट, छोटे डिस्प्लेसमेंट का नाम dx रख दिया। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि dx पिस्टन डिस्प्लेस होके ऊपर चला गया है। अच्छा, अब थोड़ी सी यहाँ अगर फिजिक्स लगा लें तो काम बन जाएगा। अभी वर्क, पावर, एनर्जी चल ही रहा है, तो क्यों ना वहीं से वर्क के बारे में सोचे। तो वर्क हमने सीखा था कि भाई सिंपल बच्चों वाला वर्क, यहाँ का एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स दुनिया जहान, यहाँ तो छोटे बच्चों का काम है। तो ये मैं सीधा सीधा फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, 7th क्लास के बच्चे की तरह वर्क आएगा। फिर दिमाग में बात चली यार डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा छोटा है, तो इसके कारण जो यहाँ वर्क बनेगा वो भी छोटा बनेगा, इसलिए dw लिख लिया। अब तुरंत dw को थोड़ा, अब ये फोर्स पे ध्यान गया। यार फोर्स अभी हमने निकाला है, क्या? प्रेशर किसका? गैस का, इनटू एरिया, और dx तो है ही सही। अब तुरंत एक बात मन में आ गई, एरिया इंटू dx, dx डिस्टेंस है, लंबाई है। अब लंबाई के साथ एरिया को गुना करने से वॉल्यूम मिलता है, तो ये टर्म को मैं सीधा सीधा dv बोल सकता हूँ। और बाकी तो ऐसा ही है, dw बराबर प्रेशर किसका? गैस का।
गैस का प्रेशर और साथ में dV। अब फिर यहां से बात आगे की समझ में आई कि यार ये तो dW है, अगर मुझे पूरा W चाहिए तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैं इधर इंटीग्रेट कर दूंगा, इधर भी इंटीग्रेट कर दूंगा। अब जरा सोचना, dW का इंटीग्रेशन, W काम किसने किया, गैस ने, बराबर इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन गैस के प्रेशर P का, कहां से कहां तक, चूंकि वॉल्यूम में चेंज होगा, समझना, P dV का मतलब लिमिट तो वॉल्यूम की ही चलेगी, इसका मतलब ये V1 से लेके V2 तक इंटीग्रेट होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि आपको जैसे ही वर्क डन की बात हो, गैस ने कितना काम किया, तो सीधे सीधे बात है आप उसको निकालो, P dV का इंटीग्रेशन, लिमिट रखोगे यहाँ पे वॉल्यूम की V1 से लेके V2 तक। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, रटने वाली बात नहीं है। अब जरा तुम सोचना, छोटा बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा, रट्टू बच्चा, छोटा बच्चा इसको याद रखता है कि वर्क डन बाय गैस P इंटू डेल्टा वी, P इंटू डेल्टा वी। ये तो बिल्कुल अधूरी बात है, ये अधूरी बात है। कैसे अधूरी बात है भाई, देख ये तो सिर्फ एक केस है, ये एक स्पेशल केस में ही सही है। क्यों, इस स्पेशल केस का नाम है कि P को होना पड़ेगा कांस्टेंट। सोच के देख, जब P सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तभी उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाओगे और तभी इसको यूज कर पाओगे। तो ये याद करना अच्छी बात नहीं है, आप इस वाले टर्म को याद रखिए। वर्क जब भी बात हो आप याद करो इंटीग्रेशन P dV, ये कभी फेल नहीं होगा, ये हमेशा वैलिड है, दुनिया का कोई भी प्रोसेस इसको फेल नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ नीचे वाले में, छोटे बच्चे वाले में P इंटू dV प्रेशर कांस्टेंट, मतलब तुमने आइसोबारिक कह दिया, आइसोबारिक प्रोसेस होगा तभी ये छोटे बच्चे वाला फॉर्मूला चलेगा, लेकिन ये जो हमने बनाया है बढ़िया वाला, ये हमेशा वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है। अब चूंकि बात P कांस्टेंट की चली है तो चलो एक केस में उस P कांस्टेंट पे चर्चा कर ही लेते हैं। मान लो किसी ने कह दिया कि भाई अब P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट होने का नाम होता है आइसोबारिक, P कांस्टेंट होने का नाम होता है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि आप जब भी W पूछोगे मेरे पास एक ही फॉर्मूला है P dV और लिमिट V1 से लेके V2 तक। अब भाई यहाँ V है तो लिमिट भी V की ही रखी जाएगी, समझिए, यहाँ पे P dV है इसलिए लिमिट V का चला। अब जरा सोचो, इसमें से अगर यहाँ P कांस्टेंट है तो हमने P बाहर निकाल दिया और dV का इंटीग्रेशन V हो गया, लिमिट हमारे पास V1 से लेके V2 तक की है। अब कोई मेरे से पूछेगा कि अब बताओ W क्या है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ P अपर लिमिट V2 माइनस लोअर लिमिट V1। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आया जो तुम याद करके रखते हो कि W बराबर P इंटू डेल्टा V। ये एक फॉर्मूला है, लेकिन कब है, जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा। आइए इसी बात को समझते हैं ध्यान से। अब अच्छी बात समझाता हूँ, वही चर्चा चल रही है आइसोबैरिक की, तो मैं जरा आपको इनिशियल सिचुएशन पे लेके चलता हूँ। एक चीज तो तय है कि हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं वहां प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो इनिशियल हो या फाइनल प्रेशर तो वही रहना है। तो दो सिचुएशन की बात करना चाहते हैं, इनिशियल और फाइनल की। एक फॉर्मूला तुम्हारे मन में आया होगा, हमेशा आ गया होगा, जैसी मैंने केटीजी थर्मो बोला होगा तुम्हारे मन में फॉर्मूला आया होगा, PV इक्वल्स टू म्यू RT। अच्छा, ये जो म्यू है, ये जो म्यू है जिसको तुम मोल बोलते हो, कभी मैं उसको N बोल दूंगा, आप जानते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है। तो देखो इसी को यहाँ यूज करना चाहते हैं। देखिए इनिशियल सिचुएशन की बात मैं करने जा रहा हूँ, इनिशियल सिचुएशन की बात करूंगा, फिर मैं फाइनल सिचुएशन की बात करूंगा। आइए इनिशियल सिचुएशन मैं लिखूंगा PV इक्वल्स टू म्यू RT, ये मेरी लिखने की इच्छा है। क्योंकि इनिशियल की बात है तो प्रेशर तो इनिशियल और फाइनल सेम ही रह रहा है, तो इसमें कोई इनिशियल कोई फाइनल में भेदभाव नहीं,
P को P छोड़ दिया, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम को V1 रखा, म्यू और R तो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को T1 बोला। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, हम दूसरे केस की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला एक ही है, PV इक्वल्स टू म्यू RT, लेकिन चूंकि ये फाइनल सिचुएशन है, प्रेशर तो वही रहेगा, इसलिए इसमें कोई 1-2 नहीं, वॉल्यूम मान लो वहां V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, म्यू आर में कोई चेंज नहीं, क्योंकि म्यू और आर तो कांस्टेंट है। ये सिचुएशन हमने माना है। अब जरा अगर इस सिचुएशन का नाम, इनिशियल का नाम 1 रख दिया जाए और फाइनल का नाम अगर 2 रख दिया जाए और घटा दिया जाए 2 - 1, तो देखिए क्या रिलेशन बनता है, PV2 माइनस PV1 इक्वल्स टू म्यू आर T2 माइनस म्यू आर T1। अब इसको सॉल्व करिए, P कांस्टेंट, P कॉमन बाहर आ गया, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू म्यू आर, दोनों कॉमन है, म्यू आर बाहर आ गया, यहां बचा T2 माइनस T1। अच्छा, तो ये क्या कराना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन तुमको ये कह दे कि प्रेशर कांस्टेंट है, उस कंडीशन में वर्क डन का फॉर्मूला एक नया हमने निकाल लिया। अच्छा, कौन कब लगाएंगे? जब वॉल्यूम का चेंज दे रखा होगा तो ये लगा देंगे V2 माइनस V1। जब उसने मोल वगैरह की बात कर रही होगी तो हम ठीक है भाई म्यू आर वाला लगा देंगे T2 माइनस T1। कब लगाएंगे? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, जब लगाएंगे जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। हर बार प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, हर बार प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता। अभी जो हमने बात करी है, ये 1 नंबर में ये प्रेशर कांस्टेंट है। 2 नंबर में बात करने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। 2 नंबर में यहाँ पे पहली बात, प्रेशर कांस्टेंट अब नहीं रख रहा हूं। कितनी बार प्रेशर कांस्टेंट रखे? अब नहीं रख रहे। तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो प्रेशर के साथ क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? देख भाई, PV इक्वल्स टू म्यू RT तू जानता है। अब उसमें देख, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखना है तो प्रेशर या तो वॉल्यूम का फंक्शन होगा या फिर टाइम का फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये म्यू आर तो कांस्टेंट ही है, यानी कि एक बार प्रेशर के बारे में क्या बोलोगे? एक बार प्रेशर के बारे में बोलोगे ये फंक्शन है किसका? वॉल्यूम का। या फिर क्या बोलोगे? प्रेशर हमारा फंक्शन है किसका? टेम्परेचर का। ध्यान रखिएगा, T टाइम नहीं है, T से हमने टेम्परेचर को लिखा है। अब समझना क्या है बात। प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो तो दो बातें हो सकती है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मेरा प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन हो या मेरा प्रेशर टाइम का फंक्शन हो। पहले केस में बात कर रहे हैं कि प्रेशर मेरा फंक्शन है किसका? वॉल्यूम का। कोई टेंशन नहीं है, V से मैं कहने जा रहा हूं वॉल्यूम। अच्छा ठीक है भाई, पहले तो बात यहां तक क्लियर हो रही है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि मैं लगातार बोले जा रहा हूं, बात समझ में आ रही है तो इस टाइप करिए। यस, ठीक है, सुनते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन है, प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन है। ये बात लिखने से अच्छा है इसको एज अ क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से बात बढ़िया समझ में आएगी। मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, अब क्या है मेरे पास गिवन है कि प्रेशर इक्वल्स टू अल्फा कितना? V का स्क्वायर, ये गिवन है। अल्फा क्या है भाई? तो अल्फा एक कांस्टेंट है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। और हमसे कहा कि इस क्वेश्चन में वॉल्यूम आपका चेंज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक? पहले V0 था, बाद में 2V0 हो गया। तो इस कंडीशन में हमसे पूछा है कि आप बताओ वर्क कितना हुआ, ये पूछा जा रहा है। वर्क कितना हुआ ये पूछा जा रहा है। प्रेशर फंक्शन है किसका? वॉल्यूम का। प्रेशर फंक्शन है वॉल्यूम का।
अब वॉल्यूम का फंक्शन होता है ना, तो काम हमारा आसान हो जाता है, क्योंकि मैं तो जानता हूं W का फॉर्मूला इंटीग्रेशन P इंटू डी वी। अब यहाँ पे लिमिट चलती है वॉल्यूम की V1 से लेके V2 तक, और सही है ना, प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन भी है, तो क्या दिक्कत। अब देख लो, P नहीं, P के जगह पे क्या लिखूंगा जो इसने दिया है, क्या था, अल्फा V स्क्वायर और साथ में dV। इतनी बात में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिए, मेरे पास W की वैल्यू चाहिए थी, अल्फा मेरे पास कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। V स्क्वायर का इंटीग्रेशन V क्यूब बाई 3 होता है, उसमें से एक 3 बाहर निकाल रहा हूं, अंदर में V क्यूब आ गया, लिमिट रख रहा हूं V0 से लेके 2V0 तक। आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, अगर आ रही है तो बताइए, क्या मैं पूरा इंटीग्रेशन करूं या ठीक है? ठीक है, ठीक है तो टी टाइप करिए। टी है, सही है, सही है, सही है। अब आप देखिए, इसमें इसका मतलब क्या है, मैंने अब लिमिट रखना है, तो देखो भैया अल्फा अपॉन 3, एक बार अपर लिमिट 2V0 नहीं उसका क्यूब, लोअर लिमिट V0 नहीं उसका क्यूब, सॉल्व करूंगा मजा आ जाएगा, अल्फा बाई 3 यहाँ से, और ये 2V0 का क्यूब 8V0, और यहाँ पे V0 का क्यूब पड़ा हुआ है, तो आ गया 7V0 का क्यूब। ये मेरा आंसर है। ये क्या आया, ये वर्क डन आया, ये आया वर्क डन। काम आसान था क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन था, हर बार ऐसा नहीं होगा। अभी एक आईआईटी का सवाल है, तुमको देखने में आसान लगेगा लेकिन प्राण ले लेता है। देखो कैसे, ये अगला केस बताता हूं मैं। अब देखना, हमने 2 नंबर में तो प्रेशर को वॉल्यूम का फंक्शन बनाया था, अब देखो इसमें हम बात कर रहे हैं 3 नंबर की। तीसरा सिचुएशन समझिए, इसमें प्रेशर मेरा फंक्शन होगा किसका, टेम्परेचर का। प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन है, इसको सीखना चाहते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जाम्पल बड़े ध्यान से देखना है, देखने में पहले ही जैसा लगता है। प्रेशर प्रेशर इक्वल्स टू, ये मेरे पास अल्फा और टी का पावर स्क्वायर आ गया आपकी बार। फिर वही बात हमारे पास यहाँ जो अल्फा है, ये अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा एक कांस्टेंट है। ठीक है भाई, अल्फा कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद से यहाँ टेम्परेचर की बात है, तो टेम्परेचर चेंज होगा। सवाल है कहां से कहां तक, तो जैसा पहले किया था V0 से 2V0 तक, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं T0 से 2T0 तक। तो हमसे कहा है बताइए वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा ये हमसे पूछा हुआ है। अगर नंबर ऑफ मोल की जरूरत पड़े तो मान लेना है वही बच्चों वाली बात, नंबर ऑफ मोल बराबर म्यू या एन, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये हमने ये सिचुएशन ले लिया, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। देखने में तो ये सवाल बड़ा आसान लगता है, ठीक है भाई, देखने में सवाल आसान है, हम कर देंगे, लेकिन जरा सोचो यहाँ पे इसका जो डिस्कशन है, इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। आपने अगर सीधा सीधा W बराबर इंटीग्रेशन टी डी आपको याद था, और यहाँ पे आपने W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P के जगह पे जैसे ही अल्फा टी स्क्वायर और यहाँ पे डीवी रख के इसको सॉल्व किया, तब आप यहाँ पे जैसे ही सॉल्व करोगे W इक्वल्स टू, मान लो तुमने अल्फा बाहर कर दिया और यहाँ पे कर दिया टी क्यूब बाई 3, ये कहानी गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगी उसका कारण समझिए, कैसे गड़बड़ हो जाएगी कारण, यहाँ V है, यहाँ V है, परंतु बट इन क्वेश्चन लिमिट किसकी गिवन है, टी की लिमिट है, लिमिट ऑफ टी है, तो ये अप्रोच गलत है, ये अप्रोच इतना सस्ता जुगाड़ यहाँ नहीं चलेगा। आपके पास क्वेश्चन के अंदर उसने लिमिट दे रखी है टेम्परेचर की, तो आपको टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ेगा,
और ये पी डीवी से वो तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये तभी लगा सकते हो जब लिमिट वी की हो, तभी ये चलेगा। आप इस कंडीशन में यहाँ पे आपको ऐसे जुगाड़ करना है कि जब लिमिट में वॉल्यूम आए, और यहाँ लिमिट में तो टेम्परेचर आ रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा भाई? अगर मैं बेसिक सोचूं तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में है वर्क डन निकालना। जो मैंने सीख रखा है इंटीग्रेशन पी इंटू डीवी, ठीक है, मान लिया सीख रखा है। अब चलो पी तो कुछ हद तक मुझे पता भी है कि इसने कहा है अल्फा इंटू टी स्क्वायर, परंतु ये जो डीवी है, अभी मुझे इस डीवी की जानकारी नहीं है, ये डीवी मुझे नहीं पता है। अच्छा सोचो, डीवी क्या होगा? वॉल्यूम का चेंज। अब वॉल्यूम का चेंज पता होने के लिए पहले वॉल्यूम क्या है ये तो पता हो। अब अपने को टारगेट मिल गया। पहले मैं स्टेप 1 में वॉल्यूम पता करूंगा, फिर स्टेप टू में डीवी पता करूंगा, और तब जाके इसको यहाँ पुट करूंगा, तब जाके मेरा स्टेप 3 में आंसर आएगा। टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मुझे किसी तरीके से वॉल्यूम पता लग जाए, अब उसके हेल्प से मैं डीवी पता कर लूंगा, और डीवी पता करते के साथ अब मैं जब इसको पुट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा। सबसे पहले वॉल्यूम पे चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले वॉल्यूम पर चर्चा करते हैं कि वॉल्यूम कैसे आए। आइए समझते हैं वॉल्यूम कैसे आएगा। तो मेरे पास जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? मैं जानता हूं पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है। अब P क्वेश्चन ने दिया था क्या लिखने के लिए? कह रहा था आप लिखो अल्फा टी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू म्यू, और ये साथ में आर टी। क्या कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। देखो ये तो बहुत ब्राइट हो गया। ये देखिए, ये टी स्क्वायर से ये टी खत्म। यानी कि अब मेरे पास कोई पूछे वॉल्यूम कितना है, तो मैं यहां से कह सकता हूं म्यू आर अपॉन अपॉन अल्फा टी, म्यू आर अपॉन अल्फा टी। ये मेरे पास वॉल्यूम आया। हमने इस तरीके से क्या कर लिया? स्टेप 1 ओवर, स्टेप 1 कवर कर लिया, स्टेप 1 खत्म। अब बारी है कि मुझे कोई डीवी चाहिए। समझो एक एक स्टेप फिक्स था, और तुमने मेरा सोच देखा क्या? मैंने उल्टा सोचा है। कैसे उल्टा? देखो बताता हूं। मैंने तुरंत टारगेट देखा अपना कि मेरा टारगेट क्या था। मेरा टारगेट था मुझे वर्क डन चाहिए, इंटीग्रेशन डीवी का पता होना चाहिए। अब जरा देखना, मुझे प्रेशर तो पता था, डीवी नहीं पता था। फिर डीवी के लिए पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए। मैंने पहले टारगेट फिक्स कर लिया, नहीं तो मैं तो घूमते रह जाऊंगा क्वेश्चन में। इसीलिए पहले अंत से सोचना शुरू करो। फाइनल टारगेट पहले ही सोच लो। जब सवाल कठिन हो हमेशा पहले फाइनल टारगेट सोच लो। इससे बहुत फायदा होता है, तुम भटकते नहीं हो, नहीं तो घूमते रह जाओगे। अब आ जाओ, अब मुझे डीवी चाहिए। डीवी के लिए विचार कर लेते हैं। डीवी कैसे मिलेगा? मेरे पास सिचुएशन है, क्या है समझिए। मेरे पास सिचुएशन है पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, था ही सही। अब मैंने वहां से तो काम अपना चला लिया कि पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी करके मैं वी तो पहले ही निकाल चुका हूं। चल भाई, अब मैं एक बार इक्वेशन लिखता हूं, आप गौर फरमाइएगा। मेरे पास वी आ चुका है म्यू आर अपॉन अल्फा टी। अब सोचना, यहां फंक्शन टी का है, यहाँ फंक्शन टी का है। ये समझो टी टेम्परेचर है, तो यहाँ पे फंक्शन टी का है। अरे जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, x बराबर कहीं लिखा हुआ है 5t स्क्वायर प्लस 9t। अब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई t के रिस्पेक्ट में ही करोगे ना।
टी के रिस्पेक्ट में ही करोगे ना, तभी तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 10t + 9। बात समझो, ये एक्स टी का फंक्शन था, इसीलिए टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन में फंक्शन प्रेशर किसका है, यहाँ पे प्रेशर फंक्शन टी का है। कौन सा टी, टेम्परेचर वाला। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो डिफरेंशिएशन होना है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए कि चूंकि प्रेशर यहाँ टेम्परेचर का फंक्शन है, इसीलिए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। तो आपको dV/dt करना पड़ेगा, dV/dt करना पड़ेगा। अब मजे से देखो, ये म्यू कांस्टेंट, ये आर कांस्टेंट, और ये अल्फा ने कहा था कि भाई क्वेश्चन कांस्टेंट में कहा था कि अल्फा कांस्टेंट है, तो देखो ये बन गया म्यू आर अपॉन अल्फा, और टी को तुम लिख सकते हो टी का पावर -1, और ये क्या लिखाएगा, d/dt। ये बात है, समझ में आ जानी चाहिए। अब आओ आगे समझो। अब भाई dV/dt है इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन अल्फा है, टी का पावर -1 डिफरेंशिएट होने वाला है। तो देखना आराम से, सबसे पहले -1 टी से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी -1 में -1 जोड़ा जाएगा, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बन गया dV/dt। आराम से देखते जाओ, इस वाले माइनस को मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो ये आ गया म्यू आर अपॉन अल्फा, ये आ गया म्यू आर अपॉन अल्फा, और टी के पावर में -2, ये किसकी वैल्यू है, ये dV/dt की वैल्यू है। मुझे टारगेट नहीं भूलना चाहिए, मुझे यहाँ dV चाहिए। अब जैसे ही मैं यहाँ से dV लिखूंगा, मजा आ गया, dV की वैल्यू हो जाएगी म्यू आर अपॉन अल्फा, और साथ में t का पावर -2, और यहाँ पे dt, ये dV की वैल्यू है। अब मुझे क्या टेंशन है, अब तो मुझे वर्क डन चाहिए था, तो वर्क का फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, P × dV होता है। अब मजे से समझो, अब मैं लिमिट बाद में डाल दूंगा, लेकिन P की वैल्यू मुझे क्वेश्चन ने पहले ही दे दिया था कि आप अल्फा × t² लिखो, अच्छा ठीक है, dV की वैल्यू मैं निकाल के लेके आ चुका हूं, माइनस का म्यू आर अपॉन अल्फा, t का पावर -2, और ये dt, ये क्या मिल रहा है मुझे, W। कब, जब मैं इसको पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है। देखिए t का पावर -2 ये नीचे लिखा जाएगा, और ये है t का पावर 2, मतलब इससे ये खत्म। और समझिए यहाँ है अल्फा ऊपर में और एक अल्फा नीचे है, यानी कि इससे ये खत्म। अब आ जाओ, देखो W क्या मिला, तो W मेरे पास मिल गया माइनस का म्यू आर। अब इंटीग्रेशन चलेगा किसका, dt का। अब लिमिट रख देते हैं, क्वेश्चन ने कहा था t0 से 2t0 तक रख के बताओ, तो मैं अब इसको बड़े आराम से कह दूंगा माइनस का म्यू आर। अब dt का इंटीग्रेशन t, और बस अब लिमिट रखना है कहां से कहां तक, तो t0 से लेके 2t0 तक। अब w चाहिए माइनस का म्यू आर तक, तो ठीक है, अपर लिमिट 2t0, लोअर लिमिट t0, मतलब मजा आ गया, आंसर आ गया माइनस का म्यू आर, और ये सीधा t0। ये आंसर है, तरीके से समझोगे तभी बात बनेगी। और उल्टा सोचो, टारगेट डिसाइड करो, उसके बाद जो जो मिसिंग है उसको ढूंढो। जैसे मैंने पहले ही टारगेट डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए W क्या होता है, तो W होता है हमारे पास प्रेशर, और वॉल्यूम में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जैसे ही हमने इंटीग्रेशन किया तो पता चला कि मेरे पास dV नहीं है, जैसी dV नहीं था, dV के लिए मुझे V चाहिए था, अब टारगेट मिल गया। वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम से dV निकालो, एंड देन पुट इट इनटू द फॉर्मूला।
ये है बात। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन सोचने वाला है। सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, टी वाला। कौन सा पार्ट टी वाला? कौन सा पार्ट टी वाला? टी की लिमिट वाला बताना। ये वाला, ये वाला कौन सा पार्ट टी वाला? ये जो डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन वाला है तो डी टाइप करो। डी। अच्छा, डिफरेंशिएशन नहीं समझना है। ये t का पावर -1। अब हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में होता है x का पावर n, जब डिफरेंशिएट होगा तो ये हो जाता है nx n-1। यहाँ t का पावर -1 था तो t का पावर -1 था तो पहले -1 t से मल्टीप्लाई हुआ। पहले क्या हुआ? -1 मल्टीप्लाई किससे हुआ? t से। अब पावर किसका था? -1। उस पावर में से एक घटाते हैं, ये मैथ्स का फॉर्मूला है। x का पावर n जब डिफरेंशिएट होता है, जब डिफरेंशिएट होता है तो लिखा जाता है nx n-1। पावर को पहले उससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर पावर में से एक घटाइए। ये नियम है मैथ्स का। समझ में आया तो m टाइप कीजिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे तो बात यहां बन जाती है। मेरे ख्याल से यहां तक मामला ठीक था, अभी कोई समस्या नहीं है। अब देखो, थोड़ा सा इस सवाल को रिवाइज करना, क्योंकि ये सवाल आईआईटी का पूछा हुआ है और अच्छा सवाल है, तो समझ में अच्छे से आना जरूरी है। अब अगली कहानी समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सिचुएशन दे रखा है, चर्चा करना चाहते हैं इसी पे। W बराबर इंटीग्रेशन PdV पे चर्चा करना चाहते हैं, जहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2 पे। क्योंकि बात चेंज की है तो ये पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब या तो वॉल्यूम कम सकता है, क्योंकि ओवरऑल चेंज किसका होना है? वॉल्यूम का। तो अगर मान लो दो ही बातें यहां से हो सकती है, अगर सोचा जाए तो तीन बातें होंगी। जैसे पहली बात क्या हो सकती है कि मेरा यहां से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो। वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा? जब फाइनल वैल्यू ज्यादा हो। कोई भी चीज बढ़ती कब है? जब फाइनली बढ़ के दिखे। मेरे नंबर 30 थे, 100 हो गए, फिर तभी तो बढ़ेगा, मतलब फाइनल ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जो चेंज है डीवी, वो आना चाहिए पॉजिटिव। अगर डीबी पॉजिटिव है मतलब बढ़िया भाई, वॉल्यूम बढ़ा। और इस कंडीशन को क्या बोल सकते हो कि हाँ, यहाँ पे जो गैस है उस गैस में एक्सपेंशन हुआ है। गैस को तुम कह सकते हो कि गैस में एक्सपेंड किया है गैस ने। यानी कि इस कंडीशन को कहा जा सकता है कि पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। जब गैस एक्सपेंड करे तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। ज्यादा इधर उधर मत जाना, केमिस्ट्री वगैरह मन में नहीं चलाना। और क्या बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, अभी तो मैं सिस्टम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना बात कर रहा हूँ कि गैस ने पिस्टन पे फोर्स लगाया था, पिस्टन ऊपर किया है, तो सारा काम कौन कर रहा है? गैस। गैस एक्सपेंड हुआ है तो उसी की बात चल रही है, वर्क डन पॉजिटिव हुआ है। एक बात तो ये हो सकती है। अच्छा ठीक है, इसके बाद दूसरी बात और क्या हो सकती है उसको समझिए। मान लो दूसरे केस में अपन क्या सोच सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि जो मेरा वॉल्यूम है वो कम हो जाए। वॉल्यूम कम हो, इसको तुम दूसरी भाषा में कह सकते हो कि गैस जो हो रहा होगा वो कंप्रेस हो रहा होगा। जब गैस कंप्रेस हो रहा होगा उस कंडीशन में वॉल्यूम कम है तो जो चेंज है डीबी का वो मुझे पक्का निगेटिव दिखेगा। इसके चक्कर में जो वर्क है ये वर्क भी निगेटिव दिखेगा। तो वर्क निगेटिव और पॉजिटिव होने का मतलब है। अच्छा, तीसरा केस भी हो सकता है कि भाई कोई चेंज ही नहीं दिखे, जो गैस का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हो जाए कांस्टेंट। वॉल्यूम हो जाए कांस्टेंट, हर एक पोर्शन में वॉल्यूम फिक्स रहे। इसका मतलब देखने में तो आसान है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। मैं समझाता हूँ। dv इक्वल्स टू 0, इसका गलत मतलब समझते हैं लोग। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब होता है dv इक्वल्स टू 0। अरे dv कोई इंटरवल की बात ही नहीं होती है। इसका तो मतलब होता है चाहे मैं छोटा से छोटा एलिमेंट भी ले लूं उसमें भी वॉल्यूम फिक्स रहे। फॉर एग्जांपल, मैंने ऐसा सिचुएशन माना, ऊपर में
प्रेशर डाला, नीचे में V। अब मैं सोचना, अब मैं इस ग्राफ पे छोटा से छोटा एलिमेंट भी लूं या बड़ा से बड़ा एलिमेंट भी लूं, इस कंडीशन में कहीं भी जाऊं, या इस एलिमेंट में जाऊं या छोटा एलिमेंट इसमें जाऊं, यहां भी वॉल्यूम फिक्स है, यहां भी वॉल्यूम फिक्स है। इसका मतलब होता है कि आप dB बराबर 0 बोल सकते हो। dB कोई इनिशियल और फाइनल की बात ही नहीं है कि फाइनल माइनस इनिशियल। dB बराबर 0 का मतलब छोटा से छोटा भी एलिमेंट लिया है, उसका भी चेंज 0 है। मतलब एक एक एलिमेंट के लिए वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है, उसको बोलते हैं dB बराबर 0। अच्छा, ऐसी कंडीशन जब होती है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट तुम कहते हो, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा 0। अच्छा, वर्क डन 0, वॉल्यूम कांस्टेंट, तुमको ध्यान हो, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला जो सिचुएशन होता है उसको तुम बोलते हो आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। तो प्रोसेस का नाम भी अपने को पता होना चाहिए, तो फायदा रहता है। अगली बात समझिए, अगली बात समझिए क्या है। देखिए, हमने अब बात करनी है ग्राफ की। ग्राफ, ये देखो, वर्क डन ग्राफ से भी निकल सकता है। सारा खेल यहाँ ग्राफ का चलता है। मान लीजिए जो ग्राफ दिया जाता है, अगर वो पीवी डायग्राम है, पीवी ग्राफ अगर है, तो उसको इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, पीवी डायग्राम। अब थोड़ी सी बात तुमको समझाता हूं इस ग्राफ के अंदर क्या है। ये देखिए, ये सिचुएशन है, ये यहां से बढ़िया से इसको सोचते हैं क्या है, समझिएगा। मान लीजिए कोई ग्राफ है, थोड़ा सा इसको डार्क करूंगा, ये देखो, और वो ग्राफ मेरा ऐसे है, ऐसे कोई ग्राफ बना हुआ है। बाकी मुझे थोड़ी सी जानकारी है कि भाई ऊपर में इसने प्रेशर दे दिया और नीचे में यहाँ वॉल्यूम है। इतनी जानकारी मुझे इस ग्राफ के बारे में थी, ठीक है। अब मैं इसी ग्राफ को दूसरे डुप्लीकेट फाइल में दिखाता हूँ, देखो यहाँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि अब इस सिचुएशन को पूरा एक साथ विजुलाइज करना मुश्किल है, क्योंकि उल्टे पुल्टे शेप है। तो मैंने इसके दो एंड पकड़ लिए कि भाई ये इसका दो एंड था, तो भाई इसके कोरस्पॉन्डिंग जब मैं इधर जाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ का वॉल्यूम V1 माना और लेट सपोज यहाँ का वॉल्यूम V2 माना, फिर भी शेप नहीं मिला, पता नहीं कैसा शेप है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट लिया, इस ग्राफ का मैंने एक एलिमेंट लिया, जितना छोटा से छोटा एलिमेंट में ले सकता था। अच्छा, जब मैंने ये एलिमेंट लिया, एलिमेंट होता है रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल में ये जो इसकी चौड़ाई है, इसका नाम वॉल्यूम है, तो छोटे सा वॉल्यूम ही तो होगा, इस चौड़ाई का नाम dV दे दिया। अब ये लंबाई कुछ न कुछ होगी, मैंने माना यहाँ का प्रेशर कुछ न कुछ होता, लेट सपोज यहाँ का प्रेशर कोई P था। अच्छा, अब मेरे से कोई पूछे, ये स्ट्रिप है, तो हमसे कोई अगर पूछे कि आप बताओ इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो मुझे लगा यार ये स्ट्रिप एक तरीके से रेक्टेंगल ही तो है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई देख L इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, लंबाई मान लो P दिख रहा है, चौड़ाई कितनी है, अरे dV है, तो इस एरिया ऑफ स्ट्रिप को तुम बोल सकते हो P इंटू dV। बात यहीं रुकी नहीं, अब यहाँ ऐसे ऐसे कई सारे स्ट्रिप बन सकते हैं। सोचो, कोई कहा कि नहीं भाई मैं तो स्ट्रिप यहाँ मानूंगा, मान ले, क्या दिक्कत है, तो एक स्ट्रिप यहाँ बना दिया। कोई कहे कि नहीं मैं तो स्ट्रिप यहाँ मानूंगा, ठीक है भाई बना ले, यहाँ बना दिया। लेकिन जरा सोचो, स्ट्रिप मान कहाँ से कहाँ सकते हो, मात्र V1 से लेके V2 के बीच। सोचो, यानी कि अगर मैं सारे छोटे छोटे स्ट्रिप को जोड़ दूं, और मैथ्स में जोड़ने का मतलब होता है इंटीग्रेशन, कहाँ से, तो देखो एक स्ट्रिप का एरिया P इंटू dV, मैं ऐसे सारे स्ट्रिप को जोड़ूंगा, लेकिन जोड़ने की लिमिट है, मैं ज्यादा से ज्यादा V1 से लेके V2 तक के स्ट्रिप को जोड़ूंगा। ओके, तो ये क्या मिलेगा, ये तो मुझे मिलेगा भैया टोटल एरिया, टोटल एरिया। ठीक है, ये मैं मान गया कि टोटल एरिया मिलेगा, लेकिन फिर मुझे पुरानी बात याद आ गई थोड़ी देर पहले की,
कि ये जो इंटीग्रेशन टी डीवी है, ये जो इंटीग्रेशन टी डीवी है, ये तो वर्क होता है, ये तो वर्क होता है। और ये बात तुरंत से दिमाग में आ गई, तो फिर समझ में आया कि अच्छा, वर्क निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि ग्राफ का एरिया निकाल दूं, ग्राफ का एरिया भी निकाल दूं, अगर पीवी ग्राफ है उसका एरिया निकालूं तो वर्क डन मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात समझो, ये माना मैंने कि आप ये बात समझ गए कि अगर आपके पास पीवी कर्व है, पीवी कर्व है, तो पीवी कर्व का जो एरिया है वो एरिया आपको वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन एक सुंदर बात तो ये है कि ये एरिया हमेशा आप निकालोगे ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, ऑन द वॉल्यूम एक्सिस। ये बात क्या है समझ नहीं आई, ये बात क्या है समझ नहीं आई। वॉल्यूम एक्सिस का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। हमेशा एरिया निकलेगा वर्क डन, लेकिन ऑन द वॉल्यूम एक्सिस होना चाहिए। जैसे जैसे समझना, मैं दो तरह का ग्राफ लेने वाला हूं, दो तरह का ग्राफ लेने वाला हूं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब देखिए, एक ग्राफ में ऊपर प्रेशर नीचे वॉल्यूम, और एक उल्टा करते हैं, ऊपर वॉल्यूम नीचे प्रेशर, और ग्राफ का टाइप देखने में एक जैसा बनाते हैं, यहां भी ऐसा और यहां भी ग्राफ ऐसा, देखने में एक जैसा ही बनाते हैं। और एरो समझिए, एरो भी एक जैसा डाल देते हैं, ये लीजिए, एरो भी एक जैसा डालते हैं, ये लीजिए, ये मैंने बना दिया। अब मैं इसको आपको रिवीजन के लिए छोड़ देता हूं। अब आप समझिए, मैं यहां वर्क डन पे चर्चा करना चाहता हूं कि वर्क डन कैसे निकालूंगा। भाई मुझे तो वर्क डन पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व चाहिए, एरिया अंडर द कर्व चाहिए। इसमें समझ लेना, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया का मतलब है, पूरा नाम इसका क्या है, इस एरिया का मतलब है एरिया अंडर द कर्व। ओके, एरिया अंडर द कर्व, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहा, ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, तो पहले वॉल्यूम एक्सिस डिसाइड करने का है। भाई यहाँ पे और यहाँ पे इसके कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम एक्सिस चाहिए, इसके और इसके कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम एक्सिस। भाई इसके कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम ये रहा और इसके कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम ये रहा। मुझे वर्क डन कौन देगा भाई, अब ये जो एरिया बन के तैयार है, ये इस ग्राफ में ये वर्क डन देगा। तो क्या बगल वाले ग्राफ में दूसरा आंसर आएगा, दूसरे तरफ आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि बगल वाले में वॉल्यूम एक्सिस पे तो ये जा रहा है, समझो, वॉल्यूम एक्सिस पे तो ये जा रहा है, मतलब ये वाला एरिया। अब दूसरे वाले ग्राफ में ये वाला जो एरिया है ये देगा तुमको वर्क, और इस वाले में ये वाला जो एरिया है ये देगा तुमको वर्क। इसीलिए वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया लिखने आना चाहिए। जिसको वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया लिखने आ गया वही वर्क डन निकाल सकता है। वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया लिखने आना चाहिए। तो ये कहानी है पीवी डायग्राम के शुरुआत होने की। अभी हमने पीवी डायग्राम सिंपल स्टार्ट किया है, अब इसी पे कहानी आगे चलती रहेगी, इसी पे कहानी आगे चलती रहेगी, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इसी के ऊपर आएगा। तो आप तरीके से इसको तैयार करेंगे तब आपको मजा आएगा। आज वाले सेक्शन को तरीके से जब तुम पढ़ोगे ना तो तुमको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यह है कहानी। इसमें कुछ कहना है तो बोल दीजिए, कोई सेक्शन अगर मान लीजिए आपको कुछ कहना है तो बोल दीजिए, नहीं कहना है तो वो भी बोल दीजिए। ये कहानी है। सब ठीक है तो टाइप कीजिए एस, सब ठीक है तो टाइप कीजिए एस एस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ेंगे, थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।